नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। अभी हाल ही में हमारे कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा आए थे। उनकी एक शिकायत थी, कहिए, या उनका एक दर्द था कि हमारे सांसद लोकसभा में सवाल नहीं करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे सांसद के साथ हैं जो झारखंड के लिए या झारखंड से सबसे अधिक सवाल कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं श्री संजय सेठ जी का, सांसद रांची का। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत, क्योंकि हमारा कार्यक्रम जो है बेसिकली प्रोफाइल इंटरव्यू है, तो हम चर्चा की शुरुआत इसी से करना चाहते हैं कि आप सवाल तो कर रहे हैं, बहुत समाधान भी निकल रहा है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले की जो राजनीतिक यात्रा थी वो आपकी कैसी थी, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं ये मेरा सौभाग्य है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता, एक छोटे से कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक, समाज की बुराइयों के लिए लड़ना, जनता के समाधान ढूंढना, ये मेरी हॉबी रही है। और लोकनायक जयप्रकाश नंदन आंदोलन के साथ ही ये यात्रा हमारी शुरू हुई। हम सब सेंट जॉन्स स्कूल के विद्यार्थी रहे सन 68 से 73 तक। फिर जब 74 में ये आंदोलन शुरू हुआ तो मैं पटना चला गया, और पटना में मेरा को सौभाग्य रहा एक ऐसा व्यक्तित्व, भारतीय लोकतंत्र में ये व्यक्तित्व माने बिरले क्या होते ही नहीं है जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश, विनोबा भावे, सरदार पटेल, ये ऐसे व्यक्तित्व, उनका सानिध्य मिला। और आंदोलन के क्रम में हम तो बहुत छोटे होते थे, मैट्रिक के स्टूडेंट थे जी। तो पर्चा बांटना, शाम को घंटी बजाना, जन जागरण, और वहीं जगत नारायण रोड में मैं रहता था जी। और वहीं पे कांग्रेस मैदान था, वहीं सभा होती थी। और लोकनायक जयप्रकाश जी का सुबह से रात तक वहाँ बैठना, जाना आना। और मुझे याद है कि जब बिहार विधानसभा घेराव हुआ, और जब घेराव के क्रम में हम सब जब घेराव करके लौट रहे थे, तो जिस ट्रक पे मैं बैठा था, उसी ट्रक पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक ब्रिगेड बना था उस समय जी जी। उस ब्रिगेड के द्वारा एग्जीबिशन रोड डाकबंगला चौराहे के बीच जी, में जी, जी। बम फेंका गया। मेरा सौभाग्य रहा कि वो बम हम हुड के ऊपर बैठे थे और उसी ट्रक पे आके बम गिरा। करीब 4-5 लोग घायल हुए। तो 4-5 लोग घायल हुए, उसको तुरंत हम सब, गलती अब यूथ थे, उनको अस्पताल नहीं ले जाकर गांधी मैदान में लोकनारायण जयप्रकाश की सभा चल रही थी, हम लोग वहां ले गए। तो वहां जब ले गए तो डांट भी पड़ी, अरे यहाँ क्यों लेके आए हो, अस्पताल लेके जाना था। तो वो क्रम निरंतर चलता रहा। और फिर उसके बाद छात्र राजनीति में 1981 में विद्यार्थी परिषद ने कह दिया कि हम चुनाव की राजनीति से हल्ला करते हैं, हम चुनाव की राजनीति में नहीं रहेंगे। तो जनता विद्यार्थी मोर्चा गठन हुआ। जनता विद्यार्थी मोर्चे के गठन में हम संयोजक बने, और फिर उसके मुतल्लिक हम सब यूनिवर्सिटी में काम किए। तो यात्रा चलती रही। और आप कह लो, पटना यूनिवर्सिटी में थे आपकी, रांची नहीं, हम तो एक्चुअली क्या था, हम जब सेंट जॉन स्कूल में पढ़ते थे जी। तो जब बताया ना आपको कि जयप्रकाश आंदोलन से, तो हम पंजाब मेल में पर्चा बांट रहे थे, तो पकड़े गए जी। तो हमारे नाना जी कानपुर देहात से एमपी होते थे जी जी। और तो उनको पता चला, तो फिर उन्होंने अपने पास बुलाया कि भाई कहीं आंदोलन में, जो सब घरों में होता है। किंतु मेरी जो स्कूलिंग यहाँ से हुई, हमने बिजनेस मैनेजमेंट किया दिल्ली से, LLB किया हमने रांची यूनिवर्सिटी से। और राजनीतिक यात्रा जनता पार्टी में तो हम सब थे, लेकिन 1980 का वो दौर, और जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, हमको याद है कि अब्दुल करीम छागला देश के बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े पत्रकार होते थे जी जी। और उन्होंने आह्वान किया कि अटल जी से आह्वान किया, अटल जी, जनसंघ खत्म हो गई, अब ऐसा राष्ट्रवाद से ओतप्रोत कोई राजनीतिक संगठन नहीं,
तो एक राजनीतिक संगठन बनना चाहिए, तो अटल जी इसमें आप पहल करो। तो अब्दुल करीम छागला के आह्वान के बाद अटल जी ने देश भर के हम सब कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि मुंबई आओ। हम सब मुंबई गए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जो यूथ विंग है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसके फिर हम अध्यक्ष बने रांची के। फिर राजनीतिक सफर शुरुआत हुई, क्योंकि उसमें पार्टी जनसंघ का विलय हो गया, जनसंघ खत्म हो चुका था पूरी तरह। तो भारतीय जनता पार्टी एक नया राजनीतिक संगठन बना, बहुत बिरले ही कार्यकर्ता मिलते थे। तो यात्रा संघर्ष का भी दौर था, प्रचार भी करना था, कार्यक्रम भी करने थे। हम सब यूथ थे, युवा थे, पैसा भी नहीं था, तो हम सब अपने स्कूटर पर रात में रोजाना हम सबका काम होता था कि गेरू ले लेते थे 5 रुपए का, स्टेंसिल कचहरी से 5 रुपए कटवाते थे और रात भर हम लोग दीवार पे कमल फूल पे पेंट करते थे। भाजपा, कमल फूल, अटल अडवाणी मांग रहा है हिंदुस्तान। तो ये हम सब स्लोगन्स लिखते थे। लेकिन आपका पढ़ने लिखने वाले भी आप छात्र थे, तो क्या घर से फ्री हो गए थे, जैसे नाना आपको ले गए वहाँ? नहीं, हमने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद MBA किया, तो हमारी भारतीय वायुसेना में भी नौकरी बनारस में लगी, मफतलाल में लगी, यहाँ उषा मार्टिन में लगी, पंजाब नेशनल बैंक में लगी, ऐसे बहुत जगह नौकरी लगी, किंतु हुए वजह राम रची राखा। तो नौकरी कहीं की नहीं और हम व्यापार में चले गए। पारिवारिक व्यापार था, वो भी करते रहो, साथ में हमारी राजनीति सफर चलता रहा। दिमाग में कहीं ना कहीं था कि करना तो है राजनीति, इसलिए मतलब नौकरी में जाने का नहीं, राजनीति करना ये दिमाग में नहीं था कि राजनीति मेरा प्रोफेशन हो जाए, इसी से पले बढ़ेंगे, इसी से जीवन यापन होगा, ये नहीं था। हाँ, सार्वजनिक जीवन में रहना है, गलत को गलत करना है, सच को सच कहना है, आवाज बुलंद करना है, ये मन में चलता था। और नहीं होता तो हम पूरी तरह राजनीति में रहते हैं, व्यापार क्यों करते? तो व्यापार में भी रहे। आपको पता होगा कि हम फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रहे, महामंत्री रहे, बड़े और अन्य पदों पे भी रहे। तो व्यापार करते करते व्यापारिक फील्ड में व्यापारियों को एकजुट करना पूरे झारखंड के, फिर उनकी आवाज़ बनना, फिर इधर संघ के स्वयंसेवक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कार्यक्रम करना, कार्यक्रम में सहभागिता। हमको याद है 1981 में ये हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन, अखिल भारतीय सम्मेलन इलाहाबाद में होता, प्रयागराज में। तो प्रयागराज से हम सम्मेलन करके लौट रहे थे टाटा अमृतसर एक्सप्रेस से, तो रांची एक्सप्रेस अखबार एक ही निकलता था। उसमें हमने पढ़ा कि भाई अटल जी संसदीय दल के दौरे में रांची आए हुए हैं और कांके मेंटल हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। तो हमको जो कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से लेने रांची स्टेशन पे आया था, हमने कहा चलो, अटल जी तो सर्किट हाउस में रुके हैं, वहाँ चलते हैं। तो सर्किट हाउस, हम उसी समय सर्किट हाउस सामान लेकर आ गए। तो उस समय अटल जी बैठे थे, चाय पी रहे थे, बगल में बलबीर दत्त जी रांची एक्सप्रेस के संपादक बैठे थे, और उनके बगल में ननी गोपाल मित्रा पूर्व विधायक तो तीनों बैठे थे। तो हमने प्रणाम किया, पैर छुआ, हमने कहा, तो बोले कहाँ से आ रहे हो? हमने बताया कैसा रहा सम्मेलन? बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा। तो अटल जी से बोलने में डर भी लग रहा था। हमने ननी गोपाल मित्रा को कहा कि अटल जी आए हुए मित्रा जी, तो अटल जी की सभा भी होनी चाहिए। तो मित्रा जी ने कहा कि आप पूछो, हम नहीं पूछेंगे। तो अटल जी ने सुन लिया। अटल जी ने बोलो क्या है बात है? हमने, सर आप रांची आए हुए हैं और रांची की जनता आपको सुने अधूरी रह जाए, ये संभव कैसे है? बोला नहीं नहीं नहीं, हमको कल हावड़ा से ट्रेन से कलकत्ता जाना है, वहाँ कहाँ से सभा होगी? हमने कहा सर आप हाँ कहिए अटल जी, आपके नाम से तो हम सब कार्यकर्ता पटना में आप आते थे, तो आपका भाषण सुनने पटना जाते थे, हम क्या हजारों लोग। तो हमने कहा आप इजाजत दीजिए, सब हो जाएगा। तो बलबीर दत्त जी ने कहा कि नहीं, संजय जिद कर रहा है, चलो दे दो आप। तो अटल जी ने कहा ठीक है,
कल 3 बजे। हम घर नहीं जाकर, हमारा 76 सर्कुलर रोड जो वुमेन्स कॉलेज के ठीक सामने कार्यालय होता था भारतीय जनता पार्टी का, हम वहाँ चले गए और वहीं से हमने फिर टेम्पू बुलाया, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया कि कल बारी पार्क मैदान में 3 बजे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा होगी। आप अंदाज लगाओ, सिर्फ कुछ घंटे के अनाउंसमेंट पे लाखों लोग जुट गए और हम रात भर, हम कार्यकर्ता सोए नहीं। बारी पार्क मैदान, जहां अब तो नगर निगम का ऑफिस बन गया है, वो बारी पार्क एक ही मैदान होता था उस समय, वो मैदान भर गया। वहां डीसी ऑफिस था, डीसी ऑफिस पे चारों तरफ छत में, इधर जयपाल स्ट्रीट तरफ जो टाउन हॉल होता था वहाँ, और हमने माइक सिस्टम फिरालाल तक, इधर लालपुर चौक तक, इधर न्यू मार्केट तक लगाया। लोग जहां थे वहीं खड़े थे। तो अटल जी की सभा हुई, अटल जी बोल रहे, धारा प्रवाह बोल रहे, धारा प्रवाह। और पुराना रांची का तो मौसम हम सब जानते हैं कि 2 बजे के बाद बारिश आ जानी थी। बारिश आ गई और पहले कोई वाटर प्रूफ पंडाल तो होते नहीं थे, ऐसे ही कपड़े का चाला होता था, वही लगाया। बारिश आ गई, अटल जी बमुश्किल आधा घंटा 40 मिनट बोले होंगे। अटल जी की महानता देखो, क्योंकि अभी हमने 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन मनाया है। अटल जी भीगते रहे, हमने छाता टांग दिया तो छाता उठा के फेंक दिया उन्होंने। उनका शब्द आज भी मेरे को याद है, तो जनता कोई बागी नहीं। जो कुर्सियां रखी थी लोगों ने कुर्सी ओढ़ ली, जो महिलाओं के लिए दरी रखी थी दरी ओढ़ ली। तो अटल जी ने कहा था, जब तक आप भीगोगे तब तक मैं भीगूंगा, जब तक आप सुनोगे तब तक मैं सुनाऊंगा। और 1.5 घंटे तक धारा प्रवाह अटल जी बोलते रहे उस बारिश में। और फिर जब बारिश खत्म हुई तो उनका कपड़ा सर्किट हाउस में, तो वहां से मंगवा के सामने उपायुक्त का कार्यालय था, वहां उनके कपड़े चेंज कराए। तो ये भाव अटल जी से हम सब प्रेरणा लेते थे। और अटल जी इतने कवि हृदय, सहृदय, और एक एक कार्यकर्ता को पहचानना, और उनका ओजस्वी भाषण ही हमको राजनीति में लिया है। लेकिन सर, एक इतना लंबा, अब मैं जैसा कि जानता हूं कि 84 में आप जो है वो चैम्बर के अध्यक्ष बने थे, मुझे लगता नहीं, हाँ 84 नहीं, पहले अन्य व्यापारिक संगठनों में बने। 1980 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने, लगातार काम करते रहे। फिर उसके बाद मोटर पार्ट एसोसिएशन के को संभाला। फिर उसका 90 से हम फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पदों पे आए। एक लंबा सफर रहा है आपका। हाँ। आप कोई आया अचानक आके बैठे नहीं, तो एक लंबा जब समय गुजर रहा था, अलग राज्य भी बन गया, फिर भी जो कहा जा रहा है कि हर राजनेता जो ऐसी राजनीति करता है कि उसको लोकसभा विधानसभा में जाना होता है, सदस्य बनना। तो कभी बेचैनी नहीं हुई, कभी इसको लेकर फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ कि मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा? कई जूनियर आपके चले गए 1990 में जी मौका था जी, किंतु उस समय हमारे कोषाध्यक्ष होते थे, हम ही नहीं बना। हम पार्टी में गुलशन अजमानी को पार्टी में लाए जी, अपना कोषाध्यक्ष हमने बनाया था। लेकिन कहते हैं ना, राजयोग तो भाई राजयोग होता है, और हुई हो राम जैसी राखा। तो हमने, मैं अध्यक्ष होता था, और 1990 में रांची नगर का पार्टी का अध्यक्ष था मैं। अच्छा। तो हम सबने गुलशन अजमानी को चुनाव लड़ाया रांची से, इधर दूती पहन जी को, इधर रामचंद्र बैठा जी को, इधर रामलीला शारदा जी को, चारों, और चारों सीट हम जीत गए। हाँ। तो ये सौभाग्य मेरे अध्यक्षता में आपकी हुई, मतलब आपके मान। फिर उसके बाद 1995 में यशवंत सिन्हा जी का चुनाव हुआ। तो यशवंत सिन्हा जी को चुनाव में भी प्रभारी रहे, उनको भी हम सब आगे हम सब थे। तो लगातार हम सब काम करते रहे, प्रदेश के 4 बार प्रवक्ता बने, मुख्य प्रवक्ता बने। तो ऐसी लालसा नहीं थी कि हाँ, मैंने शुरू में कहा ना कि हमको ये नहीं था कि हमको जीवन में ये प्रोफेशन करना है, नहीं साहब, कि नहीं राजनीति ही मेरा पेशा हो, ये कभी हमने सोचा नहीं था। हाँ, हॉबी हो सकती है, पैशन हो सकता है, लेकिन हम जीवन राजनीति के सहारे चलाए, वो कभी नहीं था। नहीं, वो तो आप और पार्टी में देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत महान पार्टी, और
हमने 2019 में भी हमने कहीं बायोडाटा नहीं दिया जी। हमने टिकट भी नहीं मांगा। पार्टी ने का आदेश हुआ आपको यहां काम करना है, चले आए, काम कर रहे हैं। अब हमको याद है जब मैं चुन के गया, देश भर के सांसद बैठे थे, हमारे आदरणीय विकास पुरुष और हम सब के नेता, विश्व के नेता कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कहा कि देखो आज 130 करोड़ देशवासी और लगभग इससे ज़्यादा 1947 में भारत आज़ाद हुआ और लोकतंत्र की नींव पड़ी, उस समय से 2019 तक इनसे भी ज़्यादा लोग स्वर सुधार गए, मोटा मोटी आप 300 करोड़ के ऊपर, और अब तक 4000 के करीब सांसद बने। तो आप उसमें हो, ईश्वर ने आपको इतना आशीर्वाद दिया कि 300-350 करोड़ में आप 4000 के अंदर हो, तो ईश्वर भी आपसे जवाब मांगेगा। जनता तो मांगेगी, ईश्वर भी मांगेगा। काम करो। तो वो प्रेरणा हम सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती है, जो 20-20 घंटे काम करना, देश के लिए सोचना, देश के लिए करना, तो वो प्रेरणा हम सबके जीवन में बहुत अहम भूमिका रहती है। और इसीलिए आप देखो कि मैं सुबह घर के बाहर 7 बजे बैठ जाता हूँ, 10:30-11 तक, जब तक जनता आती है 250, 300, 400 लोग से मिलता हूँ, फिर उसके क्षेत्र निकल जाता हूँ। क्षेत्र में जाना लगभग 150 से 200 किलोमीटर, कभी 300 किलोमीटर होता है रोजाना, रोज का नियम है। गांव पंचायत जाना, वहाँ मिलना लोगों से, वहीं पे जो उनकी समस्याओं का निराकरण करना। और हमने चुनाव में कहा था कि हम जहाँ कोशिश करेंगे कि हम समाधान केंद्र खोलेंगे, तो मेरे हर विधानसभा में एक समाधान केंद्र है। जनता वहाँ जाती है, एक ऑफिस है, वहाँ सिस्टम है। तो देखिए प्रयास रहता है कि समस्याओं को निवारण और जनता की आवाज बने। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र के मंदिर में ये जो 38-40 लाख लोग रांची लोकसभा में हैं, उनकी आवाज बुलंद करना, उनकी आवाज को रखना कि साहब हमारे यहाँ ये समस्या है, हमको ये सुविधा चाहिए, तो वो समाधान होता भी है, क्योंकि उसका जवाब मंत्रालय से आता है। हम जो बोलते हैं वो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है, और संबंधित जो विभाग है उसका जवाब देता है। और अभी देखो, अभी ग्रामीण विकास से 216 किलोमीटर सड़क हमने पास कराई हुई। अब वो उसका भी टेंडर होके अभी हम शिलान्यास करने वाले हैं। अभी रातू रोड में एलिवेटेड रोड, अभी आप देखो रांची स्टेशन का कायाकल्प 447 करोड़ रुपए से। राजधानी एक्सप्रेस का अटल जी ने जो नींव रखी थी लोहरदगा टोरी हो, तो उस पर चलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद ये नगड़ी स्टेशन को बड़ा बनाना, तो और NH के और काम करना, वहाँ यहाँ पर्यटन की संभावनाएं, दिव्यांग भैया बहनों के लिए उपकरण देना, ऐसे सैकड़ों काम जो आम लोग हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान योजना, यही तो काम है, यही आवाज बनता है। कहीं किसी का बिजली खराब है, कहीं ट्रांसफार्मर खराब है, कहीं किसी को बच्चे को परेशानी हो रही है पढ़ने में। अभी इस साल प्रधानमंत्री का जो गंभीर बीमारी से जो इलाज के लिए पैसा आता है, तो लगभग 55 लाख रुपए 2022 में हमने प्रधानमंत्री जो चिकित्सा का जो पैसा आता है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वो हमारे अनुशंसा में 55 लाख रुपए इस साल आया। हर साल आता है 50 लाख से ऊपर। किसी को कैंसर है, किसी को अन्य गंभीर बीमारी है, तो हम लिखते हैं, जांच होती है, उसको 1 महीने 40 दिन के अंदर पैसा आ जाता है। तो ये काम। और जब हम दिल्ली रहते हैं, पार्लियामेंट अटेंड करते हैं, सुबह लाइब्रेरी जाते हैं, बिजनेस पढ़ते हैं, क्या है बिजनेस, परिचर्चा क्या है, उस परिचर्चा में भाग लेना। अभी इसी सत्र में खेल पे था परिचर्चा, उस पे भाग लिया। अभी ड्रग तो तब उस पे भाग लेना और अपनी आवाज बनना, अपनी राय देना। और लगभग इस सत्र में तो लगभग हम हर रोज बोले और प्रश्न हर रोज हुआ, हर विभाग के प्रश्न होते हैं, उसका लिखित जवाब आता है। हमको पता चलता है कि हाँ, क्या हमारे रांची लोकसभा में और क्या सुविधा मिल रही है। तो वो सब यही देखो, सांसद का काम भी यही होता है कि दिल्ली के अंदर मंत्रालय घूमना, वहाँ जो विकास आ रहा है विकास को लाना,
जो पूरे देश में विकास जा रहा है उसको अपने लोकसभा तक खींच के लाना जी, ताकि यहाँ की जनता को नहीं लगे कि नहीं साहब रायपुर तो आगे बढ़ गया, रांची पीछे छूट गया, लखनऊ आगे बढ़ गया, रांची पीछे छूट गया, पटना में बढ़ गया, हम छूट गए। नहीं, तो जब आप मंत्रालय जाओगे, मंत्रियों के साथ बैठोगे, आईएएस अफसरों के साथ बात करोगे, तब जाकर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और जिसका परिणाम है कि रांची लोकसभा के अंदर भारत सरकार की हर योजना धरातल पे है, एकदम धरातल पे। चाहे आयुष्मान भारत हो, जनधन खाता हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, ऐसे जो दर्जनों जो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, फ्लेक्सिबल योजना, हाँ, जो वो धरातल पे है। किसान सम्मान योजना देखिए, तो ये जब हम दौड़ेंगे, जब हम प्रयास करेंगे दिल्ली में, तो उसका परिणाम धरातल पर उतरेगा। इतना काम, अभी तो आपने इतना काम किया है, लगातार संसद में सक्रिय रहते हैं, अब जनता जान गई है आपको कि संजय सेठ एक सक्रिय सांसद हैं। लेकिन जब इतना लोग, जनता आपको नहीं जान रही थी एज ए सांसद, एज ए कार्यकर्ता, पार्टी में आपको लोग जानते थे, तो एक बड़े लीडर को का टिकट काट के जब आपको चुनाव में उतारा गया, तो कभी आपको लगा कि क्या कोई धड़कन तेज हुई या कोई? दिस इज साइकिल जी, प्रकृति भी साइकिल करती है। जी। आज जाड़ा है, फिर गर्मी आएगी, बरसात आएगी, साइकिल, हर चीज साइकिल होती है, और जो चीज साइकिल करती है वो लंबे समय तक खींचती है, और ये साइकिल है। और पार्टी ने हम पर विश्वास किया, और पार्टी ने विश्वास किया तो पार्टी के अनुरूप काम कर रहे। पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, पार्टी की जो विचारधारा है, मैं आपको बताऊं, 1980 से लेकर आज 2022 तक पार्टी का ऐसा कोई कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर का ऐसा कोई कार्यक्रम, प्रदेश स्तर का ऐसा कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है, एक भी कार्यक्रम, मैं चुनौती देके कह रहा हूं, जो जिस कार्यक्रम से हम अछूते रहों, जी, जुड़े रहते हैं, और पूरे तन्मय के साथ। ये नहीं कि हाँ आप साहब भीड़ बढ़ा ली, नहीं, आगे बढ़ के काम करना, क्योंकि ये राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्र के प्रति सोचना, राष्ट्र के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना, तो अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, आप राजनीति में भी 3 पीढ़ियों को आपने देखा है, मुझे लगता है। एक जेपी को आपने देखा, फिर वाजपेयी जी का दौर आया, वाजपेयी जी को देखा, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर है। तो ये राजनीति का पीढ़ीगत बदलाव, आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं, तो उस पे क्या आपका सोचना है? मतलब कैसा ये पीढ़ीगत बदलाव कैसा है आपकी नजर में? नहीं, अभी तो देखो, अटल जी ने तो बहुत काम किया जी, और राजमार्ग के क्षेत्र में तो उन्होंने इतना काम किया, लोग शेरशाह सूरी को याद करते थे, फिर अटल जी को याद करते हैं जी। अडवाणी जी लौह पुरुष के रूप में, सरदार पटेल लौह पुरुष थे, तो अडवाणी जी भी लौह पुरुष हुए, और अब तो लौह पुरुष अमित शाह जी हो गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के नेता नहीं, विश्व के नेता। और आप देखो, जब रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा, तो दुनिया बोलती है कि मोदी जी आप शांति का प्रयास करो जी। हम अपने छात्रों को, जो हजारों की संख्या में थे, युद्ध को रुकवाकर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दोनों देश माने, युद्ध को रुकवाकर अपने छात्रों को वापस लेके आए कि हाँ ये सेफ जोन है, यहां पे कोई गोली, कोई अस्त्र वस्त्र नहीं चलेगा, ये यहां से भारतीय छात्र जाने वाले हैं। यह किसी ने कल्पना की क्या? नहीं कल्पना की। आज भारत को जो विकसित देश हैं, जो कहते हैं कि मैं दुनिया को लीड करता हूं, आज भारत को अनदेखी नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अनदेखी नहीं कर सकते। और आज देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि योगा डे होना चाहिए, दुनिया ने अपनाया। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब मिलेट्स डे होना चाहिए, मोटा अनाज का साल होना चाहिए, ये उन्होंने अपना लिया। अब 2023 मिलेट्स ईयर, मोटे अनाज का समय आ गया। मोटा अनाज मतलब भारत के किसानों को फायदा, भारत के किसानों को फायदा मतलब छोटे किसानों को फायदा। छोटा किसान कौन? जो 1 एकड़ में बाजरा, मड़वा, मकई, ज्वार उगाता है, 1 एकड़ में, छोटे से में, उसके भी अब दिन फिरने वाले हैं। प्रधानमंत्री माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, तो जब प्रधानमंत्री माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं तो हम सब उसी अनुरूप उनसे प्रेरणा लेकर। G20 का भी अब बहुत चर्चा है, क्योंकि अब भारत अध्यक्ष उसका हो गया है। G20 एक बहुत बड़ा
कहते हैं कार्यक्रम होने वाला, भारत तो अध्यक्ष हो गया प्रधानमंत्री जी, और 56 शहरों में ये कार्यक्रम हो रहा है। रांची में भी 2-3 मार्च को पहली बैठक होने वाली है, और ये देश को दिखाना है कि देखो हम कितने ताकतवर हैं। तुम्हारी मीडिया कुछ कहते रहे, तुम्हारे लोग कुछ कहते हो, हम बहुत ताकतवर हैं। पहले कहते हैं भारत बहुत वहां सुविधा नहीं है, भारत में लॉ ऑर्डर खराब होता था, पहले बोलते थे लोग। आज भारत बदल गया है, ये नया भारत है, ये दौड़ता हुआ भारत है, ये मुंह चुराने वाला भारत नहीं है, ये आंख में आंख डालने वाला भारत है। ये आप जैसा दौड़ोगे उसी कदम ताल से हम दौड़ने वाला भारत है। अगर आपकी सैन्य शक्ति जिस कदर है, तो उस सैन्य शक्ति के आगे मैं भी उसी सैन्य शक्ति के साथ हाजिर हूं। तो ये नया भारत है। तभी कहते हैं कि मोदी का भारत है, ये दौड़ता हुआ भारत है, ये शक्तिशाली भारत है, दुनिया को विकास की राह दिखाने वाला भारत है। तो हम सभी गौरवान्वित होते हैं कि ऐसे शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में हम सबको भी एक इस बड़े हवन कुंड में भी हम सबको कुछ आहुति देने का कब कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ गया। एक छोटा सा बस सवाल कि ये इतनी तेज रफ्तार से जो है वो भारत बढ़ रहा है, झारखंड जो है, काश यहाँ भी अगर आप रहते अभी तक कंटिन्यू तो ज़्यादा बेहतर रहता ना। देखिए हाँ, झारखंड में कुछ ना कुछ तो है जी। पीछे फ्रैक्चर मैंडेट हुआ, सरकार आई, सरकार गई, फिर फ्रैक्चर मैंडेट हुआ, रघुवर जी सरकार 5 साल चली, मुंडा जी थे, बाबूलाल मरांडी थे। आगे संभावनाएं बहुत हैं झारखंड में, उतनी संभावनाएं हैं। लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन इतने फैसले ले रहे हैं। फैसले लेने से नहीं होगा, धरातल पर उतारो जी। हमने धरातल पर उतारा था जी, रघुवर दास जी ने धरातल पर उतारा था। सड़कों के मामले में हम देश के अन्य राज्यों के मुकाबले खड़े हो गए थे। बिजली कट कम बंद हो गई थी, इन्वेस्टर आना शुरू हो गए थे। मतलब लेकिन हम कोई अभी दूरदर्शन में कोई राजनीति नहीं करना चाहते, संभावना, किंतु जी झारखंड के अंदर संभावनाएं बहुत हैं। विजनरी नेता, माने अपने निर्णय को मूर्त रूप उतारना, धरातल पर उतारना, और प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेना कि कैसे राष्ट्र के लिए, कैसे देश के लिए, कैसे समाज के लिए, कैसे अपने राज्य के लिए सेवा करना। परिवार को किनारे रखकर, परिवारवाद को किनारे रखकर। कभी देखा कि प्रधानमंत्री आवास में कोई प्रधानमंत्री का कोई रिश्तेदार गया आज तक? क्या प्रधानमंत्री अगल बगल में स्टेज में या अन्य कार्यक्रमों में बैठा? क्या कोई सुविधा प्रधाधनमंत्री ने अपने अगल बगल दोस्तों को या अपने परिवार वालों को दिया? नहीं, अनुकरण लेना चाहिए, सीखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत राज्य में बड़ी संभावनाएं हैं। आप कई सवाल रह गए हमारे, क्योंकि समय हमारे पास कम है, लेकिन आप झारखंड की आवाज़ इसी तरह संसद में बुलंद करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारा कार्यक्रम यही खत्म होता है। अगले सप्ताह किसी दूसरे शख्सियत के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।